मेटरनिक युग, जिसमें हमने मेटरनिक की नीतियां जो उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम करते हैं मेटरनिक का पता कि मेटरनिक ने जिस प्रतिक्रियावाद नीति का सहारा लिया था वह लगभग 1848 तक उसी तरह से चलती रही थी। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई और मेटरनिक का प्रभाव जो वो भी बढ़ता रहा। और इस संपूर्ण काल में ऐसा लग रहा था कि मानो इस ऑस्ट्रिया जो है उसमें पूरी तरह से एकता है, किंतु कहा जाता है कि ये मात्र एक दिखावा था। मेटरनिक की व्यवस्था में कुछ कहा जाता है कि बहुत सारे दुर्गुण भी थे। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का जनजीवन भीतर ही भीतर सड़ता जा रहा था और मेटरनिक की व्यवस्था से क्रांति की भावनाएं एक बार दब अवश्य गई थी, किंतु धीरे धीरे वे जोर पकड़ती जा रही थी और 1848 ईस्वी में ये भावनाएं एक ज्वालामुखी पर्वत की भांति बड़े वेग से फूट पड़ी थी। औद्योगिक क्रांति की प्रगति के कारण अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के लोग अन्य देश जो उनके संपर्क में आने लगे। किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और वे सामंतों की दास्ता जो है उससे उब चुके थे और वो उनसे मुक्त होना चाहते थे। इसके साथ ही वियना कांग्रेस के बाद अन्य यूरोपीय देशों की भांति ऑस्ट्रिया में भी उदारवादी दल जो था वो जोर पकड़ने लग गया था और 1848 में इस विचारधारा ने प्रबल रूप धारण कर लिया कि 1848 में फ्रांस में जब लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति हुई तो उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ा। तो इस क्रांति के अवसर वियना में भी विद्रोह हुआ और 12 मार्च 1848 को विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापकों ने सम्राट के सामने सुधारों के लिए मांग पत्र पेश किया। दूसरे दिन फिर जनता ने एक शिष्टमंडल ने वैधानिक सुधार की मांग रखी और उसी दिन वियना में मजदूरों के और विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया और उसने सम्राट तथा मेटरनिक की भावनाएं जो उनका बहुत ज्यादा विरोध किया। और इस विशाल जुलूस में क्या नारे लगाए गए कि मेटरनिक का नाश हो, मेटरनिक की व्यवस्था का नाश हो के नारे लगाने शुरू कर दिए और पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे कुछ लोग मारे गए। इससे जुलूस में और भी ज्यादा उत्तेजना बढ़ गई और जुलूस ने मेटरनिक के त्याग पत्र जो उसकी मांग कर दी और मेटरनिक जो था वो खुद भी अब समझ गया था कि उसकी सत्ता का अंत जो है अब निकट आ गया है और उसने स्वयं ने कहा था कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि साध्य और असाध्य रोग में क्या डिफरेंस होता है। ये वो रोग है जो कि प्राण घातक है और इस प्रकार से कहा जाता है कि उसने स्थिति को देखते हुए त्याग पत्र दे दिया और वेश बदलकर कहा जाता है कि यहाँ से महल जो है वहां से भाग खड़ा और इंग्लैंड चला गया। कहा जाता है कि मेटरनिक का पतन जो था वो यूरोप के इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना बताई जाती है और जब उसका पतन हो गया तो क्या हुआ, क्रांतिकारी भावनाएं जो और भी ज्यादा जोर पकड़ने लग गई थी। अब अगली बात आती है कि मेटरनिक के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे, जिसमें सबसे पहली बात आती कि मेटरनिक पूर्णतः प्रतिक्रियावादी था और क्रांतिकारी विचारों का कट्टर विरोधी था और क्रांति जनक एवं उदारवाद के ये सिद्धांत इतने व्यापक हो गए थे कि ऑस्ट्रिया के देशभक्तों के लिए मेटरनिक का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन असहनीय हो गया। उदारवाद की लोकप्रियता के समक्ष मेटरनिक की व्यवस्था टिक नहीं सकी और अंत में उदारवादियों की विजय हुई थी। दूसरी बात थी कि ऑस्ट्रिया के मजदूरों, किसानों, अध्यापकों, व्यापारियों आदि के हृदय में प्रतिक्रिया के विरुद्ध उदारवाद का इतना प्रबल हो गया कि मेटरनिक की दमन नीति के कारण उनमें अधिक तीव्रता आ गई और मेटरनिक के अनुदार शासन और जनता के उदार विचारों में संघर्ष शुरू हो गया और अंत में उदारवाद के समक्ष मेटरनिक को घुटने टेकने पड़े। इसके अलावा मेटरनिक की दमनकारी नीति से न केवल ऑस्ट्रिया में बल्कि संपूर्ण यूरोप में आतंक फैल गया था। फलतः प्रत्येक राज्य की जनता ऑस्ट्रिया की विरोधी हो गई थी और लंबे समय के शासन से उसे जो सहयोग मिला वह भी भय के कारण मिला था, न कि जनता की इच्छा से। भययुक्त शासन की नींवें खोखली होती है तथा भययुक्त होने के लिए जन आंदोलन का वेग प्रबल होता है और इस प्रबल वेग के सामने मेटरनिक कभी नहीं टिक सका। मेटरनिक के निरंकुश शासन के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के अधीनस्थ भागों में समाजवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद की आवाज उठ चुकी थी। अब अकेले मेटरनिक को इन आंदोलन का सामना करना पड़ रहा था, अतः अकेला मेटरनिक विशाल साम्राज्य की जनता की आवाज जो उसको दबाने में असमर्थ रहा। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था जो उसका समर्थक था, जिसकी समय के प्रभाव के साथ मान्यताएं जो थी वो अब समाप्त हो चुकी थी और ऑस्ट्रिया की जनता समय की आवश्यकताओं पर जोर दे रही थी, जबकि मेटरनिक समय के प्रभाव के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। जनता की इस प्रबल मांग के कारण उसे स्वतः ही अपने पद से हाथ धोना पड़ा। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि उसने प्राचीन शासन के शव को पुनर्जीवित करने का व्यर्थ ही प्रयत्न किया। वह क्रांतिकारी भावना का दमन कर यूरोप को यथास्थिति के गड्ढे में ढकेलने के प्रयत्न में लगा रहा। वस्तुतः यही उसके पतन जो उसका कारण बना था। इसके अलावा मेटरनिक ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणाम शिक्षित और बौद्धिक वर्ग उसका शत्रु हो गया और 1848 ईस्वी की क्रांति में वियना विश्वविद्यालय क्रांति का प्रमुख केंद्र
बन गया। इसके अलावा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिससे अब पुरातन व्यवस्था अव्यवहारिक दिखाई दे रही थी। फिर भी मेटरनिख प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा, जो कि उसकी अदूरदर्शा थी, और वह अज्ञानवश ये समझता रहा कि यूरोप समाज के अंतःस्थल में नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, जिसके प्रबल प्रभाव ने एक दिन उसे डुबो दिया। इसके अलावा मेटरनिख ने यूरोप के अन्य राज्यों के संबंध में जो नीति अपनाई थी, उससे भी उसकी प्रतिष्ठा जो उसको बहुत गहरा धक्का लगा। अन्य यूरोपीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उसने अपनी दमनकारी नीति का प्रबल परिचय दिया, जिससे सभी राष्ट्रों में उसके प्रति सम्मान समाप्त हो गया, और इसलिए जब उसके घर में ही विद्रोह की आग भड़क उठी तो किसी भी यूरोपियन देश ने उसकी सहानुभूति नहीं दिखाई दी, और ऐसी स्थिति में उसका पतन हो गया। इसके अलावा प्रोफेसर हेजन ने इंग्लैंड की विदेश नीति को भी मेटरनिख के पतन का कारण माना, कि इंग्लैंड के राजनीतिक कैसलरे, कैनिंग आदि ने मेटरनिख की नीति का विरोध किया, और संयुक्त व्यवस्था में इन राजनीतिज्ञों ने कदम कदम पर उसका विरोध किया, और अंत में इंग्लैंड इस व्यवस्था से ही अलग हो गया। इससे मेटरनिख की विचारधारा का प्रभाव जो है अपने आप धीरे धीरे घटता गया, तो जिसकी वजह से मेटरनिख जो उसका पतन हो गया था। अब हम मेटरनिख का मूल्यांकन करते हैं कि यद्यपि हम देखते हैं कि मेटरनिख का अत्यंत ही करुणाजनक परिस्थितियां जो उसमें पतन हुआ था, उसमें कई गुण भी थे, तो उन गुणों के साथ में बहुत सारे दोष जो वो भी उसमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका पतन हो गया था। वह कहा जाता है कि समय की गति को पहचानने में असमर्थ था। उसे समझ लेना चाहिए था कि 1815 का यूरोप 1789 का यूरोप नहीं है। वह फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न नई प्रवृत्तियों को एक संक्रामक रोग समझकर उन्हें हमेशा नष्ट करने में लगा रहा था, और स्वतंत्रता और समानता शब्दों को वह क्रांतिकारी का विरोधी समझता था, और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र दिन के प्रकाश को रात्रि के घोर अंधकार में बदल सकता है। उसकी दृष्टि में शांति को सबसे अधिक खतरा नए विचार या क्रांतिकारी विचारों से ही होता है, इसलिए वह हमेशा इस प्रवृत्ति को कुचलने में ही लगा रहता था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ में तात्कालिक परिस्थितियों को समझने तथा अपने आप को समय के अनुकूल बनाने का विशेष गुण होता है, किंतु मेटरनिख हमेशा इस गुण जो उससे दूर रहा, और प्रगतिशील विश्व के लिए उसकी अप्रगतिशील नीति हमेशा अनुपयुक्त रही। वह अपने चारों ओर विषम परिस्थितियों के बारे में स्वयं कहा करता था कि मैं इस संसार में या तो बहुत जल्दी आ गया या बहुत देर से आया। यदि मैं पहले आया होता तो अपने युग का आनंद लेता, और यदि देर से आया होता तो उसके निर्माण में सहायक होता, किंतु आज तो मुझे अपना जीवन क्षीण संस्थाओं को संभालने में लगाना पड़ रहा है। वह घोर ज्यादा यानी कि प्रतिक्रियावादी था, तथा राष्ट्रीयता और उदारवाद से किसी भी मूल्य पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वह हमेशा निरंकुश राजतंत्र जो उसका समर्थक बना रहा, और पुरातन व्यवस्था जो उसी को जोड़ने में लगा रहा, और उसके प्रति इसका जो मोह जो था वो कहा जाता है कि उसको ले डूबा। और हालांकि उसके आधार पर उसने ऑस्ट्रिया और संपूर्ण यूरोप जो उसको लगभग 30 वर्षों तक युद्ध जो उससे बचाए रखा, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उसमें गुण थे, अवगुण थे, लेकिन अवगुणों के कारण उसका पतन, लेकिन उसके साथ ही उसमें बहुत सारे गुण जो वो भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था, कहा जाता है कि इस समय इस तरह की नीति उसके लिए अपनाना जरूरी था, जो कि उसी के ऑस्ट्रिया के हित में थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया ऐसे बेमेल राज्यों का साम्राज्य जिसे बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में भिन्न भिन्न जाति का जगमगाट था, और यदि मेटरनिख राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेता तो उसका अर्थ होता साम्राज्य उसका विनाश। इसलिए साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि राष्ट्रीयता के विचारों को अपने साम्राज्य में पनपने नहीं दे, और यही प्रयत्न किया कि यूरोप में यथास्थिति बनाई रखी जाए, तथा समान विचार वालों शासकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया जाए। और तत्कालीन परिस्थितियों में उसके लिए जरूरी था कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जाए। यदि उस परिस्थिति में मेटरनिख की जगह कोई अन्य राजनीतिज्ञ होता तो निश्चित ही वह भी इसी प्रकार का कार्य करता। तो इस प्रकार से नेपोलियन जो उसने मेटरनिख जो उसने ऑस्ट्रिया को बचाने के लिए जो नीति उस समय लागू की थी, वो कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया जो उसके लिए काफी फायदेमंद रही थी।